हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की। और आज हम इसमें 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे, 4 नंबर वाले प्रश्नों की। इसके पहले 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम कर चुके हैं, उसका वीडियो पहले ही आ चुका, और 1-1 नंबर के प्रश्नों की भी तैयारी कर ली है। इस प्रकार हम 10वीं सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो इसका उत्तर होगा, पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। इसके अलावा भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती ने भी लोगों को उपनिवेशी शासकों के खिलाफ कर दिया। भारत में बढ़ते मूल्यों ने सामान्य जनता के सामने कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी थी। साथ ही फसलों की बर्बादी ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी एवं राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। यह राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल रहा। तो इस प्रकार का इसका उत्तर आएगा कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास हुआ था, और उसका कारण यह था कि पहले विश्व युद्ध में आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई थी और भारत के लोगों को जबरन ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था, जिससे कि वे उनके खिलाफ हो गए थे। और भारत में बढ़ते मूल्यों ने, मतलब कीमतें बढ़ रही थी चीज़ों की, जिससे कि सामान्य जनता के सामने कठिन परिस्थितियां आ गई थी। फसलें भी बर्बाद कर दी गई थी, जिसके कारण लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए थे और राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो इसका उत्तर होगा, रोलेट एक्ट सन 1919 में अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर, केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, रोलेट एक्ट का मतलब यह था, यह 1919 में बना था और अंग्रेज सरकार ने बनाया था, और इसका तात्पर्य यह था कि बिना किसी मुकदमा चलाए ही लोगों को केवल शक के आधार पर ही जेल में डाला जा सकता था। रोलेट एक्ट के कारण ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल गई थी। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इस कानून को बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया था। यह एक अन्यायपूर्ण कानून था, इसलिए भारत के लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ थे। तो यह एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए केवल शक के आधार पर जेल में डाल सकती थी। और इसके द्वारा जो है, रोलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल गई थी। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बाद भी इस कानून को बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। यह एक अन्यायपूर्ण कानून था, इसलिए भारत के लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जब उन्होंने महसूस किया कि चोरी चोरा घटना की तरह कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के चलते कई भारतीय मौत के मुंह में चले गए थे, और 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप लेने लगा था, इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय जो लिया था, उसका मुख्य कारण तो चोरी चोरा घटना थी, क्योंकि उसमें हिंसा हुई थी और बहुत से लोग मारे भी गए थे, और अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के चलते भी कई भारतीयों को जो मौत के मुंह में चले गए थे। 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप लेने लगा था, इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सत्याग्रह, इसका तात्पर्य सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए किया गया निवेदन एवं आग्रह। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन की एक नायाब तरीका निकाला जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया। यह इस सिद्धांत पर आधारित था कि यदि कोई सही मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो फिर उस लड़ाई के लिए लाठी या गोली की ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का मानना था कि
कि एक सत्याग्रही किसी भी लड़ाई को अहिंसा से जीत सकता है। इसके लिए बदले की भावना या हिंसा की भावना की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो नमक यात्रा जो है गांधी जी ने की थी और यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। तो इसका उत्तर होगा, नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता था। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता था। गरीबों के लिए नमक कर को समाप्त करने का मतलब था दाम में गिरावट। किसी व्यवसाय के लिए इसका मतलब था कि ऐसे कई अन्य करों की समाप्ति जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा हो। इसके बाद अगला प्रश्न होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखिए या इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह अमृतसर 13 अप्रैल 1919 अंग्रेजी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की भारतीयों की आम सभा में आए निर्दोष लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए। इस आम सभा में सभी तरह के लोग आए थे, जिसमें हजारों बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी उपस्थित थे। बाहर जाने का केवल एक रास्ता था जिसे बंद कर दिया गया था ताकि अंग्रेजी ताकत के गुस्से से कोई बच न सके। आम सभा की सूचना अंग्रेजों को एक भारतीय व्यक्ति द्वारा ही दी गई थी और फिर जनरल डायर द्वारा बिना सूचना के ही आम लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में कई लोगों की जान चली गई और उनसे कई गुना अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन पर। तो इसका उत्तर होगा, साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इस मिशन का भारत आने का उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों में देश में संवैधानिक रूप से शांति स्थापना करना था, लेकिन इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो भारतीयों को इस कमीशन पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि भारतीयों के हित में कोई नीति बनाएंगे। जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो इसका जगह जगह काली झंडियां दिखाकर और साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ साथ भारत की अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। तो इस प्रकार साइमन कमीशन और जलियांवाला बाग पर टिप्पणी आ सकती है और आप आसानी से इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उद्देश्य, तो इसका जो उत्तर होगा, तो सबसे पहले हम उद्देश्य लिख सकते हैं इसमें। असहयोग आंदोलन के उद्देश्य हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध, दूसरा है रोलेट एक्ट का विरोध, तीसरा था ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और चौथा था स्वराज्य प्राप्ति। इसके बाद कार्यक्रम जो कि असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम हुए थे वह है, इसमें पहला था सरकारी नौकरियों उपाधियों का त्याग करना, दूसरा विधानमंडल एवं सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, तीसरा है सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार करना, चौथा था सरकारी करों की अदायगी न करना, पांचवा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना। इसके बाद है असहयोग आंदोलन का महत्व। तो इसमें पहला यह आंदोलन देश का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें सभी धर्मों क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए। इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तीसरा है कांग्रेस दल की नीतियों में परिवर्तन हुआ और चौथा यह आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था। तो इस प्रकार से हम असहयोग आंदोलन पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है। भारत के 4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, जब देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भाग लेते हैं उस व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस में जो बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था वह होती है जब देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हैं। इसके बाद है हमें यहाँ पर भारत के 4 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नाम लिखने थे। तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, पहला राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा नाम हम लिख देंगे भारतीय मार्क्सवादी पार्टी। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दलों को मान्यता लोकसभा या विधानसभा में कुल मत का प्राप्त 6% या उससे अधिक प्राप्त मत और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज के आधार पर चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो राजनीतिक जो दल होते हैं इनको मान्यता चुनाव आयोग देता है
और वह इस आधार पर देता है कि जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा में कुल मत का 6% प्राप्त हो जाए या उससे अधिक प्राप्त हो और कम से कम 2 सीटों पर यदि वो जीत दर्ज कर ले तो ऐसे राजनीतिक दल को मान्यता मिल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो देश की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के बारे में समान विचार रखते हैं और जो संवैधानिक उपायों द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं। तो इसका उत्तर है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने पर सत्ता हासिल करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल देश के कानून के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तीसरी है, चुनाव में यदि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और चौथा, राजनीतिक दल जनता के समक्ष जाकर जनमत तैयार करते हैं। तो ये राजनीतिक दल के कार्य हैं और आज हमने 4-4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करी है। 4 नंबर में एक प्रश्न जो है मानचित्र वाला आएगा जिसकी तैयारी करना बाकी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।